नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं माई एग्ज़ाम टाइम के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टडी से संबंधित बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। 17 और 18 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है 2022। प्रतिदिन आपको मैं करंट अफेयर्स अपडेट कराऊँगा। आप अपनी नोटबुक में प्रतिदिन सुबह को 6 बजे आप लोगों के बीच में क्लास पहुँच जाया करेगी और आप उसको नोटबुक में डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से अपडेट रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे, ताकि एग्ज़ाम आने पर आपके पास में बहुत ही अच्छी जानकारी मौजूद रहे और आप उसको समय रहते सही प्रकार से यूज कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को अपनी। और आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले मैं 17 और 18 अक्टूबर डेली आप लोगों के बीच में करंट अफेयर्स को अपडेट करूंगा। तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में है, विश्व आघात दिवस। विश्व आघात दिवस की शुरुआत 17 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आघात दिवस। यह दिन दुनिया भर में दुर्घटनाओं और चोटों की बढ़ती दर और मृत्यु और विकलांगता के होने के कारण को जानने और उन्हें रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। विश्व आघात दिवस सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्रित किया गया है। 17 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है। आघात का अर्थ होता है शरीर पर लगने वाली चोट। आघात का अर्थ होता है शरीर पर लगने वाली चोट। तो ध्यान देंगे इस चीज का कि ये एक हिंदी का भी प्रश्न बन सकता है कि शरीर पर लगने वाली चोट को किस नाम से जाना जाता है? आघात के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में हर साल लगभग 50 लाख लोग आघात के कारण मरते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है करंट अफेयर्स की, मैं इसके बाद में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा जो परीक्षा में बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से बनाए जाते हैं। ये डिटेल है, इस डिटेल को नोट डाउन करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां और अत्यधिक होंगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी परीक्षा की दृष्टि से। विश्व आघात दिवस की शुरुआत 2011 में की गई थी और प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2 नंबर का। अरुण बंसल अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO नियुक्त किए गए हैं। अदानी एयरपोर्ट के दिग्गज अरुण बंसल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित करते हुए फिर से शीर्ष प्रबंधन में फेरबदल किया है। स्वीडिश टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी में लगभग 25 साल बिताने के बाद बंसल हाल ही में यूरोप और लैटिन अमेरिका के लिए इनके अध्यक्ष थे। अगली मुख्य बात है कि नियुक्ति डिजिटल परिवर्तन और व्यापार विकास के एजेंडे को मजबूत करने में मदद करेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं जो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO नियुक्त किए गए हैं, अरुण बंसल। अगला प्रश्न नोट करेंगे स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर। ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। ज्योति याराजी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ज्योति याराजी 17 अक्टूबर 2022 को बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 13 सेकंड के समय में 100 मीटर बाधा दौड़ में भारतीय महिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है और 23 वर्षीय ज्योति 12.82 रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम दर्ज किया है। हालांकि इन्हीं का पहला रिकॉर्ड जो है वो इससे पहले 2022 में ही 13.4 सेकंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। उसी रिकॉर्ड को अपने तोड़ते हुए 12.82 में 100 मीटर दौड़ को कंप्लीट किया है। अगला है नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार 1961 में आयोजित की गई थी, जिसमें इन्होंने प्रथम स्थान अभी प्राप्त किया है बेंगलुरु में। मुख्य चीज़ है कि कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। कौन सी थी? नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और 13 सेकंड से कम में इन्होंने 100 मीटर रिकॉर्ड तोड़ा है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न। सौरभ गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। समावेशी बैंकिंग के साथ सार्वभौमिक बैंक ने घोषणा की है कि उसने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में सौरभ गांगुली कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। प्यार से इन्हें दादा और भारतीय क्रिकेट का महाराज भी कहा जाता है। सौरभ गांगुली, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, दोनों ब्रांड समान मूल्य को साझा करते हैं। अगला है सौरभ गांगुली
2000 के दशक में शुरुआत की थी इन्होंने क्रिकेट की और क्रिकेट की दुनिया में महान नाम कमाया था और अभी भी अपना योगदान दे रहे हैं अन्य चीज़ों में। अगला प्रश्न है, रोजर बिन्नी बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं रोजर विन्नी। बीसीसीआई की स्थापना की अगर बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं रोजर बिन्नी। और आपसे अगर पूछा जाए कि इससे पहले अध्यक्ष कौन थे तो सौरव गांगुली की जगह इन्होंने ली है। उन्होंने सौरव गांगुली का स्थान लिया है जो 2019 से इस पद को संभाल रहे थे। 67 वर्षीय बिन्नी भारत की 1983 विश्व कप की जीत के बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में से एक थे। ध्यान रखेंगे, वह कर्नाटक राज्य के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, प्रश्न आएगा कहां पर उद्घाटन किया, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मेलन में 2022 का उद्घाटन किया। ठीक है, कृषकों की आय बढ़ाना, क्षमताओं को बढ़ाना आदि आदि चीज़ों के बारे में बताया है। और ध्यान रहे कि इसका जो शुभारंभ किया है परियोजना नेशनल वन नेशन वन फर्टिलाइजर। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर की शुरुआत की गई है। ये अपने आप में वेरी मोस्ट प्रश्न हो जाता है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर का शुभ आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ से किया गया है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, आर.के. सिंह अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जिसको ISA कहा जाता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं सभा का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन किया। सभा में 110 सदस्यीय देशों के मंत्री और प्रतिनिधित्व भाग ले रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। वर्तमान में ISA भारत ISA सभा का अध्यक्ष है। ISA की स्थापना 2015 में हुई थी। ये भारत के प्रधानमंत्री एवं फ्रांस के प्रधानमंत्री ने मिलकर की थी। ISA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ऊर्जा पहुंच में सुधार और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। 102 इसके अंदर वर्तमान में देश हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय किशोर डोनारुमा गुकेश, इनको डी गुकेश भी कहा जाता है, ये मैग्नस कार्लसन को हराकर इन्होंने इतिहास रचा है शतरंज की दुनिया में। भारतीय किशोर डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है। ऑनलाइन चल रहे एम चेस रैपिड टूर्नामेंट में यह विश्व चैंपियन के रूप में उन्हें हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। मात्र 16 वर्षीय हैं ये और नॉर्वे के विश्व चैंपियन कार्लसन को वाइट कलर से हरा दिया इन्होंने, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए ये चेन्नई के रहने वाले हैं और तमिलनाडु के चेन्नई के रहने वाले हैं, मात्र 16 वर्षीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान देंगे, श्रीलंकाई लेखक सोहन करुणातिलका 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है इन्होंने। श्रीलंका के हैं, लेखक हैं, नाम है सोहन करुणातिलका। 17 अक्टूबर 2022 को इन्होंने अपने दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 को बुकर पुरस्कार जीता है किन्होंने, श्रीलंकाई लेखक ने। 47 वर्षीय हैं और श्रीलंका से संबंध रखते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर, अयान खान T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।
देखिए, चेस को जीतने वाले, शतरंज को जीतने वाले सबसे मुख्य खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश। और ध्यान रखेंगे, भारत में ही सबसे पहले शतरंज की शुरुआत हुई थी और गुप्त काल से भारत में शतरंज की शुरुआत मानी जाती है। शतरंज का जन्मदाता बराबर भारत, ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। टूर्नामेंट के पहले ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने और ऑलराउंडर हैं ये, अपने आप में खिलाड़ी हैं। T20 2022 में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और T20 2022 में इन्होंने थोड़ी सी उम्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सबसे अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपना नाम दर्ज करा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बी मुरलीधरन केरल में श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। ये श्री चित्रा जो है केरल के अंदर एक मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, चित्रा, जिसे तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 17 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 2 दिवसीय श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में संपन्न किया गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। उद्देश्य इसका आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो हैं हमारे महामहिम, जो पहली जनजातीय महिला के रूप में राष्ट्रपति का पद संभाला है और दूसरी महिला हैं, राष्ट्रपति हैं। 17 अक्टूबर 2022 को न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भारत का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और कौन से नंबर के? 50वें नंबर के। न्यायाधीश चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को 50वें CJI के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। यह वर्तमान CJI UU ललित का स्थान लेंगे। UU ललित बहुत कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश बने थे। न्यायाधीश चंद्रचूड़ को 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ये 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में ही न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे और अब वर्तमान में ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। इनके पिता YB चंद्रचूड़ हैं, जो भारत के 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। और आपको मैं अवगत करा दूं कि यही भारत के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं YB चंद्रचूड़ जो सबसे लंबा कार्यकाल इनके नाम है। सबसे लंबा कार्यकाल 7 साल 139 दिन डे, 7 साल 139 दिन YB चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले CJI YB चंद्रचूड़। और अगर सबसे कम वाले पूछ लिए जाएं आपसे तो बताना NK सिंह, और इनका कार्यकाल था मात्र 17 दिन। तो सबसे कम कार्यकाल वाले NK सिंह, सबसे लंबे YB चंद्रचूड़, और उन्हीं के बेटे DY चंद्रचूड़ इस समय वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने, उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। रूढ़िवादी नेता हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। 17 अक्टूबर 2022 को स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाएंगे। 58 वर्ष की आयु रखते हैं। 173 के मुकाबले 176 मतों से निर्वाचित हुए हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ये भी ध्यान रखेंगे आप, स्टॉकहोम। तो एंडरसन 2021 में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ये ध्यान रखेंगे, जिनको इन्होंने हराया है, स्थान लिया है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, भारत मछली उत्पादन में के मामले में विश्व में ये तीसरे की जगह दूसरा स्थान है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने हाल ही में कहा है कि भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया का दूसरा स्थान बन गया है। प्रथम स्थान चीन का है, प्रथम स्थान। और मत्स्य पालन प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, कृषि के क्षेत्र में इसको रखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत दुनिया का जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक है और प्रथम हो गया कौन? चीन। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक
दूसरा देश बन गया है। और जलीय कृषि की बात करें, क्योंकि कृषि की बात आ रही है और जलीय और मत्स्य पालन प्राइमरी सेक्टर में कृषि के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रथम चाइना है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट। केंद्र सरकार के द्वारा कृष्णा नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को केंद्र सरकार ने 30 महीने के निर्माण अवधि के साथ, ये लगभग 1100 प्लस मीटर लंबा है, यानी कि 1.100 यानी कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। 1082.56 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये पुल बना है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है इसके बारे में। ये पुल दुनिया में अपनी तरह के दूसरे पुलों में है। पहला पुल कहा जाता है कि ऐसा पहला पुल नॉर्वे में है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो अपने वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीडफास्ट नून की घोषणा की है। नाटो ने इसका घोषणा करने का कारण यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी है और बाद में अमेरिका सहित जो वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य देश हैं। और नाटो की स्थापना की अगर बात करें 49 में स्थापना की गई थी 1949 में। जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और 30 इसके अंदर देश हैं। इसके मद्देनज़र नाटो ने गुप्त परमाणु योजना समूह से मुलाकात की और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी थी कि वह रूसी रक्षा क्षेत्र के रक्षा के लिए आवश्यक किसी भी साधन का उपयोग करेगा, यानी कि जरूरत पड़ने पर वह किसी भी साधन का प्रयोग करेगा देश के बचाव के लिए। इसी के मद्देनज़र नाटो ने हाल ही में एक सम्मेलन किया है और सभी देशों से बात की है। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जनक डॉक्टर दिलीप महला नाबिस का निधन हो गया है। प्रसिद्ध चिकित्सक थे, भारत के एक महान चिकित्सकों में इनका नाम दर्ज है। आपने नाम सुना होगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको ORS के नाम से जाना जाता है, जो बच्चों में अत्यधिक प्रचलित है दवाई के रूप में। जब पानी की मात्रा बच्चों में कम हो जाती है तो उनको दिया जाता है, वह व्यक्तियों को भी, अन्य लोगों को भी दिया जाता है। चिकित्सा के का बीड़ा उठाया था। 16 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया है। 1971 में इन्होंने जो मुक्ति वाहिनी थी उसमें भी महत्वपूर्ण लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों का इलाज किया था। जो मुक्ति वाहिनी थी, जब बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर गए थे बहुत सारे शरणार्थी, उसी को मुक्ति वाहिनी नाम दिया गया था। आगे बात करेंगे, ORS का इस्तेमाल किया था पहली बार इन्होंने, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट प्रश्न बन जाता है। ORS की फुल फॉर्म भी है यहाँ पर आपके सामने, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS। तो दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 6 बजे आप लोगों के बीच में करंट अफेयर्स का प्रतिदिन का अपडेट लेकर मैं आता रहूँगा। आप लोग अपनी नोटबुक में उसको डेली अपडेट करें और जितने प्रश्न मैंने आप लोगों के बीच में रखे हैं उसी का बाद में मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कल से प्रश्नों को बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि इस डिटेल को पढ़ने के बाद आप कितने सक्षम होते हैं और उन प्रश्नों का जवाब सही से दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, इस चीज़ का आपको आकलन करना है। आप निरंतर चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे और जितनी भी जानकारी है वो आपके समक्ष पहुंचती रहे। आप डे बाय डे करंट अफेयर्स को नोट डाउन करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा से पहले सारे विद्यार्थी मार्केट में किताबों की दुकान पर ये खोजते रहते हैं कि कौन सा किताब लेना है करंट अफेयर्स का। अगर वो डे बाय डे करंट अफेयर्स को अपनी एक नोटबुक में अपडेट करें तो परीक्षा से पहले उसको उठाएं और पढ़ें, और वो अपने आप में सफिशिएंट होता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ दी गई जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने में मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली के द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।